नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। एक बार फिर से संविधान की विशेषताओं के संभावित प्रश्नों से पहले हम लोग पिछली एग्जामों में जो आए हुए क्वेश्चन है पहले उनकी चर्चा करेंगे, फिर संभावित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे हम लोग। दोस्तों, मैंने संविधान की विशेषताएं लगभग पिछले 8 क्लासेज जो है 8 वीडियोज आप लोगों ने देखे हैं, 8 वीडियोज। उन वीडियोज में आप लोगों ने संविधान की विशेषताएं और लास्ट वाले में आपने आलोचनाओं की बात देखी हुई और आलोचनाओं का आपने जवाब दिया है प्रॉपर तरीके से। और आप अब मैं दावा करता हूँ कि आप लोग प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, आप हर एक क्वेश्चन को करने की स्थिति में रहेंगे अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो के साथ में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगे और उनको अच्छे से स्टडी कर लेना। स्टडी करने के बाद में फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, आईएएस की एग्ज़ाम तक किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन संविधान की विशेषताओं से आए तो आप, मैं वादा करता हूँ कि 90 से 95% आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में रहोगे। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग जो हमने पढ़ा है उसका एक परीक्षण कर ले कि कितना हम सही से पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए। क्वेश्चंस जो पिछली एग्जामों में आए हैं, सारे क्वेश्चंस तो मैं उनको एक साथ नहीं ले सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। और मैंने मेरे जो स्टाफ है, स्टाफ के कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसे कि छांट के वो सिंपल क्वेश्चन दे दिया हो, उनको रैंडमली क्वेश्चंस जो है मैंने पिछली सालों के एग्जाम्स में पेपरों से उठाए हैं और वो रैंडमली क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बहुत आसान है या किसी तरह का वो ही क्वेश्चन हमने आपको दिया है या आप सॉल्व कर सकें। क्वेश्चंस आपको वो डाले हैं, हर तरह की, हर टाइप का, हर वैरायटी का क्वेश्चंस वहाँ उठाने की कोशिश की है और रैंडमली उठाए गए हैं कि वो टफ हो या इजी हो, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस क्वेश्चन आपको यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी आज हम एक 20 क्वेश्चन की सीरीज जो पिछले सालों के पेपर्स में आए हैं उन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उनको देखेंगे कि उनमें क्या क्या हमारे सामने क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आती है, हमारी कॉन्सेप्ट में कहाँ कमी रहेगी, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, बातें जानेंगे दोस्तों। और फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही बातें यहाँ पे क्लियर होगी, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। और फिर इसके बाद में, इस क्लास के बाद में, मैं संभावित क्वेश्चंस पे भी बात करूँगा। तो लगभग इतने ही क्वेश्चंस आपको, इतने या इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको, संभावित क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करूँगा जो कि एग्ज़ाम में आपके इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आने की संभावना हो, तो वो टॉपिक्स पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी पीएससी 2013 में आया। यूपी की जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर 2013 वाली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। इसकी चर्चा हम कहते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। पहली बात तो ये दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे सीधा सा सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात बताई थी। मैंने आपको संविधान की विशेषताएं पढ़ाते समय गणतंत्रात्मक व्यवस्था ब्रिटिश शासन व्यवस्था से तुलना करके कि ब्रिटेन का जो प्रशासनिक हेड होता है, संवैधानिक हेड होता है, ब्रिटेन का जो संवैधानिक हेड होता है वो कौन होता है, वहाँ का राजा या रानी होता है, उसके नाम से शासन चलाया जाता है और वो वंशानुगत होता है। तो वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था ना होकर के ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पर राजतंत्रात्मक मोनार्कियल सिस्टम वहाँ पाया जाता है। जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी या राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा निर्वाचित होता है, चाहे वो निर्वाचन प्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, अगर वो निर्वाचित है तो वह व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। तो अब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये बात मैंने आपको पिछले संविधान की विशेषताएं पढ़ाते समय कई बार बताई है, तो उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप खुद ही देखिए क्या जवाब होगा इसका। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, गणतंत्र होने का क्या अर्थ है। ये कह रहा है कि गणतंत्र है, रिपब्लिक सिस्टम है, इसका अर्थ क्या है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। नहीं, मैंने आपको बताया गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, संवैधानिक प्रधान जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखना, उसके आधार पर जवाब देना है। दूसरा देखिए, भारत में संसदीय शासन नहीं है तो सही,
इसका मतलब गणतंत्र का मतलब ये भी नहीं है, इसको भी नहीं मानेंगे। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बिल्कुल ये पॉइंट जो है उस जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ में मिल रहा है। और भारत राज्यों का संघ है, ये बात सही है, लेकिन ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ मैच नहीं हो रहा है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है कि राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्राध्यक्ष या संवैधानिक हेड जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होता है। राजा रानी के यानी परिवार के वंशवाद के आधार पर उसका उत्तराधिकारी निश्चित होता है। ऐसा नहीं होता जैसा ब्रिटेन में उत्तराधिकारी अभी महारानी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को वहाँ का सम्राट बना दिया गया है, ताज पहना दिया गया है, उसी के नाम पे शासन चलेगा। ऐसा यहाँ पर नहीं है। हमारे देश के अंदर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, हमारा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अभी वर्तमान में आपको पता है कि इससे पहले रामनाथ कोविंद साहब थे, तो अभी द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, लेकिन इसका मतलब है गणतंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था एक जो व्यवस्था है ये एक संवैधान एक कॉन्सेप्ट है राष्ट्राध्यक्ष के संदर्भ में। साथियों पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है, मतलब किस देश से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। विभिन्न स्रोत जो मैंने बताए थे उसमें मैंने आपको बताया आयरलैंड को देख लीजिए, इसमें कहाँ है नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको जानकारी होगी तो आप जवाब दे देंगे। IAS 2013 में क्वेश्चन आया है दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, देखिए IAS के लेवल का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से कौन सा लक्षण पाया जाता है। परिसंघ का मतलब हो गया दोस्तों संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में और भारत की संघात्मक व्यवस्था में कौन सा लक्षण कॉमन पाया जाता है, कौन सी बातें कॉमन है। हालांकि ये बात सही है कि हम अमेरिका की तरह पूरी तरह संघात्मक नहीं है, ना ब्रिटेन की तरह पूरी तरह एकात्मक है, हम दोनों के बीच की स्थिति में है, राज्यों का संघ है हमारे यहाँ। तो हम संरचना में स्ट्रक्चर में तो संघात्मक है, लेकिन भावनात्मक रूप से एकात्मक लक्षण की ओर झुकाव ज़्यादा है हमारा। लेकिन हमारे यहाँ संघात्मक लक्षण तो हैं ही कुछ एक, तो उन संघात्मक लक्षणों में से कौन से लक्षण अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था के साथ मैच करता है, उससे सुमेलित है, उसके समान पाया जाता है, उसका हम एनालिसिस कर ले। पहले तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के दोनों के लक्षण बताए थे, उनमें मैंने टिक करके बताया था कि कौन सा संघात्मक व्यवस्था का लक्षण भारत में अमेरिका के समान पाया जाता है, कौन सी चीज़ पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती। दोस्तों एकल नागरिकता अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता पाई जाती है। संघात्मक व्यवस्था की लक्षण है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, अतः ये अमेरिका के समान भारतीय संघ का लक्षण नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हम बात करें संविधान की 3 अनुसूचियाँ। बिल्कुल संविधान में 3 अनुसूचियाँ, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मतलब शासन व्यवस्था की जो विषय हैं वो विभिन्न सूचियों में विभिन्न सरकारों के स्तर पर बटे हुए हैं। ये बात कहीं ना कहीं हमें संघात्मक व्यवस्था की ओर लेकर के जाती है। यानी आपको पता संघात्मक व्यवस्था अमेरिका में शक्ति विभाजन पाया जाता, सत्ता विभाजन पाया जाता, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता के 2 स्तर होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। दोस्तों उन सत्ता के 2 स्तरों पर कानून बनाने के लिए जो शक्तियां हैं केंद्र सूची और राज्य सूची में बटी हुई होती हैं, और एक तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, उस समवर्ती सूची की बात आती है। तो ये बात संविधान की 3 सूचियां, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन अब पहले हम इसको टिक करने से पहले, फाइनल करने से पहले नीचे वालों को भी एक बार देख लेते हैं। न्यायपालिका की द्वैधता,
अमेरिका में राज्यों का न्यायपालिका अलग है, न्यायिक सिस्टम अलग है, और केंद्र का न्यायिक सिस्टम अलग है। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट और राज्य का सुप्रीम कोर्ट अलग है। ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी। भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। ये लक्षण संघात्मक व्यवस्था का भारत में नहीं पाया जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का पाया जाना। दोस्तों, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का पाया जाना, ये पॉइंट भी संघीय व्यवस्था की ओर ले जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का पाया जाना और न्यायिक सर्वोच्चता यानी न्यायिक सक्रियता, अपन कहें न्यायिक पुनरावलोकन की जो स्थिति है वो इस सेंटेंस में छुपी होती है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा यहाँ संघीय व्यवस्था के अंदर पाई जाती है। संवैधानिक सर्वोच्चता का लक्षण जो है संघीय व्यवस्था के अंदर पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट ठीक प्रतीत होता है। अब जब दो पॉइंट ठीक प्रतीत होते हैं, संविधान के निर्वचन के लिए मतलब संविधान की व्याख्या के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, तो ये इनडायरेक्ट रूप से निकल के आ रहा है। लेकिन इससे इन दोनों में से जो बेटर ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा ज़्यादा सही संघात्मक व्यवस्था के नज़दीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? अगर हम इस बी में और डी में से देखें तो शक्तियों का विभाजन होना, सत्ता का विभाजन होना सबसे प्रमुख और प्राइमरी लक्षण माना जाता है। किसका माना जाता है? ये संघीय व्यवस्था का माना जाता है। तो संविधान की 3 अनुसूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और संघीय समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों में शासन संबंधी विषयों का बटा हुआ होना, सत्ता के स्तरों विभाजित होना, सत्ता विभाजन होना एक प्रमुख लक्षण माना जाता है संघीय व्यवस्था का। इसलिए इन दोनों में से ज़्यादा मोर करेक्ट आंसर, ज़्यादा बेटर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान की 3 अनुसूचियाँ। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, सूची फर्स्ट, भारतीय संविधान के मद को सूची सेकंड जिस देश से अपनाया गया है के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। राज्य के नीति से निर्देशक तत्व मिला लीजिए, कूट आयरलैंड से लिए हैं हमने। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से ली है समवर्ती सूची। भारत संघ में अधिक शक्ति निहित होना, भारतीय संघ में अधिक शक्तियों का निहित होना, ये कहाँ से लिया हमने दोस्तों? ये हमने कनाडा से लिया है। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होना, शक्तियों का झुकाव यानी केंद्र सरकार की ओर होना, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना, यानी ये बात हमने कहाँ से लिया? कनाडा से ली है। तो ये बातें अब इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक होगा। ए में 3 यानी ए में 5 है तो ये तो हो नहीं सकते। सबसे पहले बी और डी में से होगा। बी और डी में से देख लीजिए, ए में 3, बी में 5 सही है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची सी में 1, सी में 1 यहाँ पर है। आंसर ये हो जाएगा। भारत संघ में अधिक शक्तिशाली नहीं तो ना, ये किस में गया? कनाडा, यानी डी में 2 ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सुमेलित करने का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आईएएस 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईएएस के पेपर में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। यूपी पीएससी मेंस, यूपी पीएससी के मेंस का जो यूपी के अंदर पीएससी हमारे यहाँ जैसे राजस्थान के अंदर आरएस होती है, ऐसे वहाँ यूपी पीएससी जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर मेंस का जो पेपर होता है, जीके का पेपर, वो ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची की, ये तो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था और पिछले क्वेश्चन में भी था। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिए दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। यूपीपीएससी 2010, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। विधि का शासन कहाँ से लिया हमने दोस्तों? विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है। मैंने आपको विभिन्न स्रोतों के अंदर पढ़ाया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है।
राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, यानी राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, ये अवधारणा बेसिकली हमने कनाडा से ली है दोस्तों। कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। और समवर्ती सूची जो है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, जिसको हम ये भाषा थोड़ी क्लिष्ट कर दी है, उभयनिष्ठ सूची का मतलब हो गया समवर्ती सूची की बात कर रहा है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। दोस्तों, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना मतलब केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल का नियुक्त किया जाना जो अवधारणा है, वो अवधारणा हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। और उसी अवधारणा के तहत ही आपको जब आप आगे पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल की शक्तियों में कि वो आर्टिकल 201 के तहत 200 के तहत तो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है और 201 के तहत उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ये अवधारणा हमने, ये पूरा कॉन्सेप्ट राज्यपाल का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होना और विधेयक को सुरक्षित रखना, राज्यपाल से संबंधित जो काम है वो सारे काम की व्यवस्थाएं जो हमने ली है, कहाँ से ली है? कनाडा से ली हैं। तो ये बात भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये यूपीपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अकॉर्डिंग आप मिला लीजिए। विधि का शासन हमने कहा 1 में 2, ए में 2 इधर है, बी में 3 यहाँ से, यहीं से छटनी हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा दोस्तों। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सुमेलित का क्वेश्चन आ गया। आईएएस 1993 में आईएएस में पूछा गया है, कूट को सुमेलित कीजिए, मौलिक अधिकार, वही क्वेश्चन है। ये मिलान करने का, ये सब बहुत आसान से क्वेश्चन है। यदि देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने रैंडमली उठाए हैं इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, नहीं तो मैं एक एक को देख करके प्रॉपर तरीके से छांट करके कि भाई मुझे यही रखना है, तो मैं आपके सामने हो सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं लेके आता। लेकिन ये क्वेश्चन से आपको ये बात, मेरी बात प्रूफ हो गई होगी कि मैंने रैंडमली, क्योंकि मैं आसान क्वेश्चन ऐसे नहीं लाया कि छांट के, जो मेरे लिए आसान है जिनको मैं बता सकूं केवल वही आपको डिस्कस करवाऊं। कोई भी क्वेश्चन लाइए, डिस्कस करेंगे हम लोग, तो रैंडमली ये उठाया गया, इसलिए क्वेश्चन एक तरह के रिपीट हो रहे हैं। एग्जामों में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जामों में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एक दूसरे एग्जाम का। जैसे यूपीपीसीएस के क्वेश्चन कभी आईएएस में रिपीट हुआ, या आईएएस का क्वेश्चन यूपीपीसीएस में हुआ, या कई आरएस में रिपीट हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए पिछले सालों के किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया हुआ, उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना चाहिए, वो संभावित क्वेश्चनों की श्रेणी में हमेशा पाए जाते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है हमने, शासन की संसदीय प्रणाली हमने यूके से ली है, भारत आपात प्रबंध हमने जर्मनी, हालांकि मैंने बताया था 1935 के अधिनियम से लिया है, लेकिन आपात काल में मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों को जो सस्पेंड किया जाना, निलंबित किया जाना, वो अवधारणा हमने जर्मनी से ली है। लेकिन आपात से संबंधित है इसलिए हम इसको इतना ही दिया है, तो इसको भी हम जर्मनी से मैच करेंगे। और राजनीति के निर्देशक, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। तो हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ए में 2, बी में 1, बी में 1, सी हो जाएगा, यहीं से आंसर निकल के आ गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ। लोकहित जनहित याचिका, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर रहा है, PIL की बात कर रहा है। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ाया, जब हम सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़ेंगे और उस समय PIL के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ। बेसिकली लोक हित की अवधारणा, PIL की अवधारणा न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक सर्वोच्चता के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं उसको दर्शाती है, सुप्रीम कोर्ट की मजबूत स्थिति को दर्शाती है, न्यायपालिका की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। तो न्याय के स्वतंत्रता और संवैधानिक सर्वोच्चता के अंतर्गत ही ये कौन सी लोकहित के मुकदमे वाली बात, PIL की या जनहित याचिका की बात निकल के आती है। और ये अवधारणा आपको पता है कि संवैधानिक सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तिशाली होना, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? USA से ली है, अमेरिका से ली है। तो ये
कहाँ से आ जाएगी? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है? भारत और यूएसए दोनों में है। बिल्कुल सही बात है, हमने यूएसए से ली है, भारत में भी है और यूएसए में भी है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, मतलब ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? ये IAS 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, IAS के अंदर आया था। इसके बारे में हम चर्चा करें तो देखिए, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में अंतर पूछना है, अंतर देखना है। तो वास्तविक और नाममात्र की प्रणाली है, वास्तविक सरकार और नाममात्र की सरकार दोनों में पाई जाती है, तो ये तो अंतर नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ये भी दोनों में कॉमन बात है। द्विसदनीय विधायिका है, ये भी दोनों में कॉमन है। वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स पाया जाता है। भारत में राज्यसभा और लोकसभा पाई जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली ऐसी है जो ब्रिटेन में नहीं पाई जाती, क्योंकि ब्रिटेन में संवैधानिक सर्वोच्चता के स्थान पे संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश, मतलब हमने जो फेडरल सिस्टम अपनाया है, संघात्मक व्यवस्था अपनाई है, हालांकि 1935 के अधिनियम से ली है, लेकिन उसकी सिमिलरिटी किससे मिलती है? सामान्यतया अमेरिका से मिलती है या कनाडा से मिलती है या ऑस्ट्रेलिया से मिलती है? आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि भारत में संघ की स्थिति ज़्यादा मजबूत रखी गई है राज्यों की तुलना में। संघात्मकता यानी केंद्र अभिमुख संघात्मक व्यवस्था, केंद्र अभिमुख संघात्मक व्यवस्था, इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है, ऐसी व्यवस्था अपनाई है। जबकि अमेरिका के सिस्टम में संघात्मक व्यवस्था में राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और भारत में आपको पता है कि केंद्र सूची के विषय में आपको पता है कि 97 विषय प्रारंभ में और 66 विषय थे राज्य सूची में, अभी तो 61 ही विषय हैं राज्य सूची में। तो ये पता लगता है कि राज्यों को शासन करने संबंधी विषय कम सौंपे गए, शक्तियाँ कम सौंपी गई और केंद्र के पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं। तो ये बात जो है, केंद्र का ज़्यादा शक्तिशाली होना संघात्मक व्यवस्था में, ये लक्षण कनाडा का है और हमने कनाडा से ही इस बात को अपनाया है। तो हमारी यहाँ संघात्मक व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग है दोस्तों? कनाडा के अकॉर्डिंग है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अकॉर्डिंग। संघात्मक व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में नहीं पाई जाती, आयरलैंड में भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करें, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ये यूएसए से ली गई है, अभी चर्चा की है, फिर रिपीट हो रहा है ये। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? भारतीय लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? दोस्तों, एक संविधान संगत सरकार है, ये तो विशेषता, संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारे देश में सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार हमारे यहाँ पाई जाती है। विधि का शासन, कानून का शासन हमारे यहाँ पाई जाता है। सत्तावादी सरकार मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जिसके पास सर्व शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में होती हैं, यानी सत्तावादी सरकार। तो हमारे पे डिक्टेटरशिप या सत्तावादी सरकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे यहाँ भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो जो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करनी है। आंसर क्या होगा? सत्तावादी सरकार भारत में नहीं पाई जाती है। दोस्तों, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या क्या है? यूपीपीएससी 2007, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। बिल्कुल सही बात है। एक पॉइंट ये भी है कि भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है। तो भारतीय संविधान 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का निचोड़ निकालने के बाद में बनाया गया, तो बड़ा होने की संभावना रहती है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, प्रशासकीय प्रावधान भी विस्तृत रूप से दे रखे हैं, ये भी बात सही है। इसमें यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। बिल्कुल, भारत 7वां बड़ा देश है,
तो इसके शासन के लिए बड़ा संविधान की आवश्यकता होती है। ज्योग्राफिकली बड़ा देश है हमारा, और यह संघात्मक तथा राज्य सरकारों का संविधान है। संघ तथा राज्य सरकारों का एक ही संविधान है, मतलब ये हुआ। तो ये यहाँ चारों ही बातें सही हैं। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है 2007 में। या तो इसको आगे और बनाना चाहिए था क्वेश्चन कि उपरोक्त सभी, तो अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन में होता तो आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाता। अब चूंकि उपरोक्त सभी है नहीं ऑप्शन में, 1 2 3 वगैरह ऐसे है नहीं, तो अब हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन में से फिर जो सबसे ज़्यादा सही, सबसे ज़्यादा मजबूत ऑप्शन होता है, सबसे बड़ा तर्क होता है, महत्वपूर्ण तर्क होता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप देखिए अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, एक तर्क है लेकिन उतना मजबूत नहीं है। विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये एक मजबूत तर्क है इसकी तुलना में। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी एक मजबूत तर्क है। लेकिन सबसे बड़ा तर्क, जो मजबूत तर्क है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। मतलब यहाँ एकल संविधान है, राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार के लिए अलग अलग संविधान की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका का संविधान छोटा इसलिए क्योंकि प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग संविधान है। हमारे यहाँ पर सभी राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान में, जिसमें सारी चीज़ों का विस्तृत रूप से उल्लेख है। तो इसलिए हम चारों में से सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर जो देखेंगे वो कौन सा मानेंगे? डी मानेंगे। यानी बृहद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि एकल संविधान है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए यह एक ही संविधान के रूप में है। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, इनको भी हमें अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2013 में। आपको मैंने बताया था कि सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। केसीवीआर ने इसको अर्ध संघात्मक कहा था, याद आ रहा है आपको? अर्ध संघात्मक मैंने लिखा है, सब कुछ बताया अच्छे से। इन्होंने अर्ध संघात्मक कहा था। इन्होंने ये अंबेडकर और इनकी बातें अलग हैं, इन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट अलग दिया था, एक ये वगैरह। लेकिन सहकारी संघवाद की अगर हम बात करें तो सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अपन बात करें भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर देखना हमको, लोकतंत्र हमारे यहाँ है, बिल्कुल सही है। गणतंत्र है, बिल्कुल सही है, ये ठीक है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च, अंतिम रूप से सर्वोच्च शक्तियाँ भारतीय जनता में। संप्रभुता की बात की जा रही है तो संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है, ये भी बात ठीक है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। दोस्तों एकीकृत शक्ति के साथ में संघात्मक बात भी है, संघात्मक बात भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन केवल एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। तो अगर इसमें शब्द ये होता कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यहाँ केंद्र और राज्यों की शक्तियों में बांटा हुआ है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव भी यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है इस पॉइंट पे कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। करती तो है, लेकिन ब्रिटेन की तरह पूरी तरह से एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर यह पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ एकीकृत शक्ति के लक्षण तो हैं, लेकिन यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यानी केवल एकीकृत शक्ति की ओर इशारा कर रहे तो एकीकृत शक्ति का प्रावधान केवल नहीं करती है। संघात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा, चारों आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है
कि इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी रख सकते हैं कि एकीकृत शक्ति का ये थोड़ा सा इंग्लिश की टर्म से देख कर के एग्जैक्ट पता लग पाएगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम इंग्लिश की टर्म में, कि अगर उसमें शब्द केवल ओनली यूनिटरी पावर्स की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये एक किस सेंस में ले रहा है, किस रेफरेंस में ले रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन के ज़्यादा सही से होने की संभावना है कि 1, 2, 3, यानी ये तीनों बिल्कुल सही है। यहाँ ये डाउटफुल है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, एकीकृत शक्ति के साथ में संघात्मक व्यवस्था का भी प्रावधान करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। निम्नलिखित में से किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, मतलब संघात्मक व्यवस्था का लक्षण कौन सा है। सीधी सी बात यह है कि संघात्मक व्यवस्था का क्या लक्षण है। संविधान लिखित और अनम्य है। लिखित या अनम्य होना, लिखित संविधान का होना तो सही है, कठोर होना ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, काफ़ी हद तक ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये संघात्मकता का लक्षण नहीं है। संघात्मकता के लक्षण में अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं बल्कि राज्यों में निहित होती है, ये इसका लक्षण नहीं है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी सत्ता के 2 स्तर होना, तो यहाँ पे भी ये दोनों ठीक है, तीसरा भी ठीक है। लेकिन इन तीनों में से जो मोर करेक्ट है, सबसे अच्छा आंसर क्या होगा इसमें, केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होना, वितरण पाया जाना, ये सबसे मोर करेक्ट आंसर होगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें हम लोग, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। केसीबीएन ने कहा था अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये भी सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है, बल्कि दोनों के बीच की स्थिति है, राज्यों का संघ है, अर्धसंघात्मक स्थिति है, सहयोगी संघवाद की स्थिति है हमारे यहाँ पर। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और व्याख्या देखें तो व्याख्या बिल्कुल सही प्रतीत होती है। आपको कथन और कारण की व्याख्या करने वाले क्वेश्चन करने हैं तो आप जैसे ही कथन को पढ़ें उसके बाद में क्योंकि शब्द जोड़ दें और उसमें देखें कि रीजन अससन के तौर पे सही फिट बैठता है कि नहीं बैठता। देखिए एक साथ पढ़िए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। तो ये दोनों सेंटेंस क्योंकि शब्द के साथ में फिट बैठते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर ये फिट नहीं बैठते तो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाता। अगर ये पहला ही गलत है फिर तो कोई बात ही नहीं है, डी हो जाता। अगर बी वाला ये आर वाला गलत होता तो फिर ये सी हो जाता आंसर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं आसानी से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। 97 में आईएएस में पूछा गया। दोस्तों भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है, वो अंतर पूछ रहे हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो दोनों में कॉमन है तो ये आंसर नहीं होगा। न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्था, दोनों में ही है। वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका, दोनों में ही है, ये नहीं होगा। भारत में न्यायिक समीक्षा पाई जाती है, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा नहीं पाई जाती, यही अंतर है। आंसर हो जाएगा आपका क्या, न्यायिक समीक्षा का भारत में पाया जाना। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है 2006 में। लिखित संविधान की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। सबसे पहला लिखित संविधान मैंने कहाँ बताया था, अमेरिका में बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार एक मैंने प्रारूप बताया है, और मैंने सारे क्वेश्चंस अभी तक जो क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिविल सर्विसेज की एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि ये टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, टफ लेवल की एग्जाम होती हैं। और इसमें कुछ टफ भी आए हैं, रीजन असेसन के क्वेश्चंस भी आए हैं, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी आए हैं, फैक्चुअल भी आए हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आए हैं, सभी का मिश्रण है। ये रैंडमली उठाए गए क्वेश्चन हैं। तो इसके आधार पर आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने जो डिस्कस किया पढ़ा है उससे
लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो रहे हैं, आराम से आप क्वेश्चंस को करने की स्थिति में हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग के लिए ये क्लास काफ़ी फ्रूटफुल हुई होगी, आप भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं और नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस से हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन वो होंगे जो आपके एग्जामों में किसी न किसी एग्जाम में जिसमें भी आप अपीयर हो रहे हैं उनमें आने की संभावना निश्चित रूप से प्रबल है, प्रभावी है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा और फिर से मेरे साथ जुड़िएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।